Good morning, students. We are discussing structure of atom, and till now we have discussed about subatomic particles and their discovery, their properties, and also we have started to study about the models regarding structure of atom. And in previous class we have discussed Thomson model, that is also called as watermelon model, but it has certain limitations. It could not explain the observations of Rutherford experiment and process of ionization. So in this lecture we will discuss about the Rutherford model of an atom. Rutherford, we have know that he discovered also the protons, and he is a very big name in chemistry. We can understand his model by a diagram. Look, what he did, he took a radioactive material like this. अब देखिए, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो सेल्फ डिसइंटीग्रेट होते हैं, यानी उनमें से 3 टाइप्स के पार्टिकल्स एमिट होते रहते हैं और वो कुछ समय के बाद वो डिग्रेड होकर के ख़त्म हो जाते हैं, है ना। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल हो गए, बीटा पार्टिकल हो गए, गामा पार्टिकल हो गए, ये उसमें से एमिट होते हैं। तो अब जैसे ये सब्सटेंस है तो ये क्या करेगा, ये हर डायरेक्शन में अपने रेडिएशंस को एमिट करेगा, है ना। इधर भी इससे निकलेगा, इधर भी, सभी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, एमिशन होगा, है ना। इससे जो रेडिएशन है वो हर डायरेक्शन में एमिट होगा और ये धीरे धीरे इसका मास कम होता जाएगा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक इसके लिए केस लिया। इस तरीके से ये जो केस था ये लेड सल्फाइड का बना हुआ था। किसका केस बना हुआ था ये, लेड सल्फाइड। लेड एक हैवी मेटल होती है जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए सभी जगह से रेडिएशन को अपने अंदर रखेगी और रेडिएशन बड़ा डेंजरस होता है ना, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये कैंसर भी कर सकता है। तो इसको उन्होंने सभी डायरेक्शन से बंद किया, केवल एक छोटा सा उसमें से स्लिट रखा, है ना। ये आपको जो स्लिट दिखाई दे रहा है, केवल यहीं से रेडिएशन क्या कर सकता था, बाहर जा सकता था, है ना। और उसमें जो मेन कंपोनेंट उन्होंने रखा, है ना, दैट कंपोनेंट वाज अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये रेडिएशन के पार्ट्स होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये एक्चुअल में क्या है, आपने हीलियम एटम के बारे में सुना होगा, है ना। हीलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, है ना। ये कंपोजिशन होता है हीलियम एटम का। अगर हम इसमें से क्या करें, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, इनको हम हटा दें, है ना। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले गए तो हीलियम 2 पॉजिटिव हो गया। ये जो हमारी स्पीसीज बनेगी, है ना, ये इस स्पीसीज में क्या है, 2 हमारे प्रोटॉन्स हैं और 2 इसके अंदर न्यूट्रॉन है। तो ये जो स्पीसीज होगी, इस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, है ना। अल्फ़ा पार्टिकल में एक्चुअल में क्या है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो रेडिएशन है वो इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से आउट हो रहा है।
अब देखिए उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसको एक्सपोज करने के लिए एक उन्होंने गोल्ड फॉयल ली। क्या ली? गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल है ना, जिससे रेडिएशन जा कर के क्या होगा, कोलैप्स करेगा। जब रेडिएशन इस गोल्ड फॉयल के पास जाएगा, है ना, तो उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिए, और ऑब्जर्वेशन में क्या था, गोल्ड फॉयल है जो कि काफ़ी थिन थी, है ना। इसकी मेजरमेंट थी 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, है ना, 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। आप सोच सकते हैं 1 सेंटीमीटर का भी कितना हो गया, ये 1 लाख पार्ट। 4 सेंटीमीटर का 1 लाख पार्ट। इतनी थिन गोल्ड की फॉयल उन्होंने ली। और गोल्ड के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि इसकी हम कितनी भी थिन शीट बना सकते हैं, कितना भी बड़ा इससे बाहर ड्रॉ कर सकते हैं। मेलेबिलिटी, डक्टाइबिलिटी, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत हाई होती हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके अंदर जो इसका एटॉमिक नंबर है वो भी काफ़ी हाई होता है, तो इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी इसमें क्या होंगे, हाई होंगे। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ये रेडिएशन इसके ऊपर जा रहा था, है ना, उसकी स्टडी करने के लिए एक उन्होंने ये कवरिंग लगाई, है ना। अब जैसे ही ये रेडिएशन इस गोल्ड फॉयल पर एक्सपोज हुआ, तो उन्होंने क्या देखा कि मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, है ना, वो इससे होकर के आउट चले गए। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस जगह पर एक सिंटिलेशन क्रिएट की, मतलब एक लाइट ग्लो हुई यहाँ पर, जिससे पता चल गया कि पार्टिकल यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहे थे एक एंगल पर, इस तरीके से, है ना। और कुछ पार्टिकल ऐसे थे कि जो जिस वे से गए उसी वे से वापस हो लिए, इस तरीके से, है ना। वो जिस एंगल पर जा रहे हैं उसी एंगल से क्या हो गए, वो वापस हो गए। ये उनका मॉडल था रदरफोर्ड का, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस को कंट्रोल किया। कंट्रोल कैसे किया, लेड केस लिया। जब उससे अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हुए तो उनको एक्सपोज कराया गोल्ड फॉयल पर। गोल्ड फॉयल बहुत थिन थी, वो इतनी थिन गोल्ड फॉयल थी कि 1 सेंटीमीटर का, है ना, 1 लाख पार्ट। 4 सेंटीमीटर का 1 लाख, है ना, बहुत थिन लेयर उन्होंने यहाँ पर ली, ताकि वो एटॉमिक लेवल पर जा कर के स्टडी कर पाएँ। और जब अल्फ़ा रेडिएशन उसके ऊपर एक्सपोज किया तो उसमें मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स उससे आउट चले गए। कुछ पार्टिकल एक सर्टेन एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत कम पार्टिकल जिस वे से गए थे उसी पर टर्न बैक हो गए। ठीक है, तो ये उनका एक्सपेरिमेंट उन्होंने डिज़ाइन किया था। अब इसके बाद उनके ऑब्जर्वेशन क्या थे, है ना। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उनका था कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पासेज स्ट्रेट थ्रू दी गोल्ड फॉयल। ये गोल्ड फॉयल है तो उससे ज़्यादातर क्या हो गए थे, पास हो गए थे। सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ हमारे स्मॉल एंगल पर क्या हो गए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, है ना। ये गोल्ड फॉयल है, और गोल्ड फॉयल से कुछ क्या हुए, सर्टेन एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। और वेरी फ्यू, 1 आउट ऑफ 12,000, देखिए कहीं ये 12,000 है, कहीं 20,000 भी है ये, है ना। तो इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं कि बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स थे जो जिस वे से गए, जैसे यहाँ से जा रहे हैं तो यहीं से वो वापस आ गए। ये बिल्कुल उस तरीके से था कि जैसे हम एक वॉल है ना, वॉल मतलब दीवार, और उसमें एक बॉल को हिट करते हैं, है ना, तो वो क्या होता है कि जिस अगर तेज़ी से करेंगे तो जिस डायरेक्शन में गई है उसी के जस्ट बैक वो, है ना, बाउंस बैक हो जाती है। तो ये उनके ऑब्जर्वेशंस थे। अब जब ये ऑब्जर्वेशन मिले तो उन्होंने इनको एनालाइज़ किया और इनको कंक्लूड किया, है ना। कंक्लूड कैसे किया, देखिए ये इनका बहुत साइंटिफिक वर्क था, है ना। इसी को हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट जो वर्क करते हैं वो लॉजिकल होते हैं, उसके पीछे
है ना, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और जो वह कहते हैं, है ना, उसको हम जब चाहें उस टाइम पर उसको, है ना, अगेन एंड अगेन हम करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने बहुत ही साइंटिफिक वर्क यहाँ पर किया, दैट इज़, है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वर्क। अब देखिए उनका फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो कंक्लूजन था वो क्या था कि जो हमारी गोल्ड फॉयल थी उससे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या थे, उधर चले गए थे, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो गोल्ड फॉयल थी, उन्होंने गोल्ड फॉयल का, जैसे ये गोल्ड फॉयल है, ये गोल्ड फॉयल है, तो इसका उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट लिया, ये वाला, है ना, और इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये हमें किस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से ये शो होगा। ये गोल्ड है और गोल्ड के अंदर ये उसके एटम है। अगर हम एक एटम को भी जूम कर दें, है ना, इस वाले पार्ट को भी अगर जूम कर दें हम, तो ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये इस तरीके से शो होगा। अगर हम इस पर एक्सपोज करें अल्फ़ा पार्टिकल्स को, है ना, और ऐसी एक और हमने एटम बना लिया वो इस जगह पर, ठीक है, और इसमें से अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास करते हैं, है ना, तो वो क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर ये आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी। ये हमारा एटम है और एटम के अंदर जो बहुत सारा स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वेंट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम देयर पथ। अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अल्फ़ा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टू पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर जब स्पेस खाली होगा तभी तो ज़्यादातर पार्टिकल्स आउट हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पासेस थ्रू द गोल्ड फॉयल, तो उसका रीज़न क्या था कि जो एटम है, गोल्ड फॉयल किससे मिलके बनी हुई है, एटम से, और एटम्स के बीच में बहुत स्पेस एम्प्टी था, इस वजह से पार्टिकल्स उससे आउट हो जाते हैं। सेकेंड उन्होंने क्या बोला, there is a positive tiny part in the atom in its center which deflects or repels the alpha particles, or moreover the mass of the atom, because only alpha particles suffers large deflection। उन्होंने ये बोला कि जो एटम है, एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, और वो जो पार्ट है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं जब वो इसके क्लोज से होकर के जाते हैं तो वो एक लार्ज एंगल पर क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और डिफ्लेक्ट यानी रिपेल तभी होंगे जब वो सेम चार्ज होगा, क्योंकि सेम चार्ज ही क्या करती है, रिपेल करती है। अगर वो न्यूक्लियस हमारा नेगेटिव चार्ज होता तो वो कभी भी उसको रिपेल नहीं करता, है ना, बल्कि वो उसे क्या करता, अट्रैक्ट कर लेता। और उन्होंने ये भी बताया कि जो वो साइज में तो बहुत छोटा है, लेकिन पूरे एटम का जो मास है, वो सारा मास एटम का उसी के अंदर सेंटर्ड रहता है, उसी के अंदर ऑक्यूपाइड रहता है ना। और देखिए एक और उनका ऑब्जर्वेशन था कि डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, है ना, इज़ टू लार्ज एंगल इंडिकेट जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब उन्होंने एक और जो जितने पार्टिकल्स, देखिए ये हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस से जो पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, आउट जा रहे थे, है ना। तो इनके बेसिस पे उन्होंने एक रेशो निकाला और उससे पता किया, कैलकुलेशन की कि जो एटम का साइज़ है और उसके जो न्यूक्लियस का साइज़ है
है ना। इन दोनों की रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? इट इज़ अराउंड 10⁵ टाइम, है ना। 10⁵ हमारा कितना हो गया? देखिए इधर 1 0, 10⁻1 2 3 4 5, कितना हो गया ये, है ना। इट इज़ अराउंड 1 लाख, इट इज़ 1 लाख। तो 1 लाख टाइम जो रेडियस है किसकी? एटम की, वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के कंपैरिजन में जो एटम है ना, उसकी रेडियस, है ना, 1 लाख टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है। तो ये उनका कंक्लूज़न था कि जो एटम है वो काफ़ी बड़ा होता है, और इसको अगर हम समझना चाहें तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है और उसके अंदर एक ये पीनट पड़ा हुआ है ना, ये वाला। तो ये हमारा क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया, और जो फुटबॉल ग्राउंड है दैट इज़ अ एटम। तो इतना उनमें डिफरेंस होता है। ये उनके कंक्लूज़न थे। अब उन्होंने, देखिए, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, और यही साइंटिफिक मेथड होता है किसी भी लॉ या किसी भी प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश होने में। सबसे पहले आप क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं, एक्सपेरिमेंट प्लान करने के बाद ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ऑब्जर्वेशन से आप कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड करने के बाद फाइनल आप प्रिंसिपल या मॉडल देते हैं। ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ये सारी चीज़ें फॉलो की, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक मॉडल दिया, दैट इज़ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। इस एक्सपेरिमेंट को हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं, और ये मॉडल हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उस टाइम में ये बहुत साइंटिफिक और एडवांस मॉडल था। तो इसके बेसिस पे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस। एटम जो है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, जो कि बिल्कुल सेंटर में होता है। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज़ विद इन द न्यूक्लियस, यानी जो जितना भी मास होता है वो किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंस होता है। क्या होता है? डेंस। एंड द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। हमें पता है कि एक मटर के दाने के बराबर होता है पूरे फुटबॉल ग्राउंड। अगर हम एटम को माने तो वहाँ एक आपका पीनट जा कर के कहीं गुम हो जाए तो आप ढूंढ भी नहीं पाओगे, इतना ही छोटा होता है, लेकिन उसमें पूरा मास कंसंट्रेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स भी इसी में रहते हैं, है ना। एक और उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पर बोला कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। इसके बाहर जो ये स्पेस है वहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर हैं वो प्रोटॉन्स के नंबर के इक्वल होते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गए, उतने ही प्रोटॉन कहाँ पर होंगे? न्यूक्लियस में। ठीक है। ये उनका मॉडल था। उन्होंने ये भी बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। तो ये तो सिंपल है, जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे तो पॉजिटिव चार्ज यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी वेरी करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं, और ये बिल्कुल उसी तरीके से रिवॉल्व करते हैं जैसे जो सन है उसके सराउंडिंग में हमारे प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो इस मॉडल को हम प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2000 प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये सारा वर्क था रदरफोर्ड का, जो कि बहुत साइंटिफिक था, एडवांस था, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। और इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक निकला वो क्या था? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दी थी? मैक्सवेल ने। उन्होंने एक स्टेटमेंट प्रूव कर दिया
है ना, वो स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल्स है, अगर वो रोटेट कर रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, ये रोटेट करते हैं किसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, है ना। तो जब ये रोटेट करेगा तो रोटेट करते टाइम ये क्या करेगा, एनर्जी लूज़ करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि आप चल रहे हो, है ना, क्या आप कंटिन्यूसली 3 दिन तक चलते रहोगे? हाँ, नहीं चल पाओगे, है ना, क्योंकि आपको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। अगर आपको और एनर्जी और फूड नहीं दिया जाए तो वो एनर्जी है आपकी ख़त्म होती जाएगी, और फाइनली आप क्या होंगे, जैसे रोटेट करेंगे चलते 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 इसकी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसके अंदर, है ना, जैसे आप रुक जाएंगे वैसे इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन न्यूक्लियस के पॉजिटिव जो इफेक्ट है उसकी वजह से उसके अंदर गिर जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा उसकी स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, आगे और एडवांस मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आप रेफरेंस बुक से एक बार इसको और स्टडी करिए, इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू।